ये VMOU कोटा के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है MEST 1 का, उसका गेस्ट पेपर बनाया हुआ है, जो आज़ाद वन वीक सीरीज में से क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर है वो है। पृथ्वीराज रासो में वर्णित किन्हीं दो कथानक रूढ़ियों का उल्लेख कीजिए। पृथ्वीराज रासो में वर्णित दो कथानक रूढ़ियाँ हैं, सपने में प्रिय मूर्ति का दर्शन तथा कहानी सुनाने वाला सुआ। इसका आगे वाला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है तथा इसके रचयिता का नाम लिखिए। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। यह रासो परंपरा का काव्य है। यह वीर रस का काव्य है। यह डिंगल भाषा में लिखा गया है तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। समुद्र रूप गोरी सुबर पंग गए भय कीन, चाहु होन तिन विविध के, सो ओपम कविलीन। सो ओपम कविलीन समर कगधली हत, भिरन पुछी बट सुरंग, बधी चुतरंग रजत, समर सुमुकली सोर, लो फुल्यो जस्म कुमुद, राचावंड जेतसी राभड़ गुजर समुद। प्रस्तुत पद्यावतन पृथ्वीराज रासो के कनवज समय से लिया गया है। पृथ्वीराज कन्नौज जाने के लिए कटिबद्ध है, परंतु विपक्षी प्रबल है, अतः सकुशल लौट आने में आशंका है। इसलिए वह सर्वप्रथम पटरानी इच्छनी व उसके बाद अन्य रानियों से विदा लेने उनके महलों में जाते। इसी प्रसंग में कवि को षड्ऋतु वर्णन का मौका मिल जाता है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद क्रमशः इच्छनी, पुंडरिनी, इंद्रावती और हंसावती के महल में बीता। जब वह हेमंत ऋतु में रानी कुरम्बे के महल में पहुंचे तो शीत ऋतु करीब थी। इस ऋतु में अपने प्रिय को वियोग में छोड़कर प्रवास पर जाना सर्वथा अनुचित था। कवि अनेक तर्कों द्वारा कुरम्बे के मुख से कहलाता है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने सावयव रूपक के द्वारा और उनके सामंतों सेनापतियों की युद्धोत्साह की व्यंजना की है। श्रेष्ठ योद्धा सुल्तान, व्याख्या इसकी, श्रेष्ठ योद्धा सुल्तान मोहम्मद गोरी रूप समुद्र में लगातार जयचंद रूपी बुराह का भय बना हुआ है, अर्थात कहीं से किसी समय जयचंद भी मगर की तरह हमला कर सकता है। उसी समय महाराज पृथ्वीराज यहाँ देवोपम शोभा के साथ अवतरित हुए। कवि इस वर्णन के लिए सार्थक उपमा का चयन करने में लीन हो गया। उन्होंने युद्ध का परवाना हाथ में ले लिया और दुश्मन से भिड़ने के लिए चामुंडराय, जैतसिंह तथा बड़ा गुज्जर के साथ एक सुंदर घने वटवृक्ष के आकार में अपनी चतुरंगी सेना सजाई। यह समाज चारों तरफ फैल गया। फिर तो युद्ध भूमि में रक्ताब तलवार रूपी कमल खिल उठे, अर्थात दुश्मनों की तलवारें युद्ध के लिए खिंच गई। उस चमचमाती तलवारों को देख ऐसा लग रहा था जैसे लाल कमलों के झुंड खिल उठे हैं। कुंडलियां छद का प्रयोग किया है, जो दोहा और रोला के मेल से बनता है। समुद्र और समुद्र में भंग भग पद यमक है। पहले का अर्थ समुद्र तथा दूसरे का प्रसन्नता में डूबना। भाषा ब्रज तथा राजस्थानी का मिला जुला रूप है। रासु में कई तरह के भाषा रूप मिलते हैं, जिस पर संस्कृत प्राकृत के अतिरिक्त देशी प्रभाव भी है। चंद ने गौरी की वीरता से प्रभावित होकर उसे श्रेष्ठ योद्धा कहा है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता पर विचार कीजिए। हिंदी के आदि अथवा उत्तरकालीन अपभ्रंश के अंतिम महाकवि चंद्रबरदाई की एकमात्र कृति पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी के दिल्ली और अजमेर के महाबली सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके महान प्रतिद्वंदी जयसमंद, गुर्गरेखर, भीमदेव चालुक्य, गजनी तथा लाहौर के शासक शहाबुद्दीन गौरी राज्य रीति-नीति, शासन व्यवस्था, सैनिक सेना, सेनापति, युद्ध शैली, गुप्तचर, व्यापार मार्ग आदि का एक प्रमाण तथा मानवीय चित्तवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषक अपने ढंग का अनूठा महाकाव्य है, लेकिन संभवतः सर्वाधिक विवादास्पद भी है। विवाद का मुख्य कारण इसमें ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा तथा प्रमाणिक साक्ष्यों का अभाव का होना है। सर्वप्रथम जोधपुर के मुरारीदास चारण और उसके बाद उदयपुर के कवि राजा श्यामलदास चारण ने चंद के रासों पर शंका उठाई, किंतु चारणों और भाटों के जातीय द्वेष की दुर्गंध का आरोप लगने के कारण इनके तर्कों को अधिक बल नहीं मिला। इसके बाद प्रोफेसर भुल्लर के अध्ययनों का सार निकालते हुए उनके शिष्य हर्बर्ट मॉरिसन ने पृथ्वीराज विजय की वंशावली, शिलालेख, घटनाओं आदि के आधार पर ऐतिहासिक तथा पृथ्वीराज रासो का इन्हीं आधारों तथा बड़ी संख्या में फारसी के शब्दों को देखते हुए अनैतिहासिक घोषित किया। रासो एक काव्य ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ नहीं है। पृथ्वीराज रासो कवि चंद्रबरदाई की सुकीर्ति का अनश्वर आधार है। इसके कई संस्करण मिलते हैं।
जिन्हें मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: वृद्ध रूपांतर, लघु रूपांतर, मध्यम रूपांतर और लघुत्तम रूपांतर। रासों की प्रामाणिकता। प्रारंभ में रासों को प्रामाणिक माना गया था। सर्वप्रथम इसे प्रामाणिक समझकर ही कर्नल टोड ने 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फ्रांसीसी विद्वान गार्सद दतासी ने इसे प्रामाणिक माना था। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने तो इसका प्रकाशन भी शुरू कर दिया था, किंतु इसी समय 1895 में ईस्वी में डॉक्टर भुल्लर का कश्मीरी में संस्कृत लिखा गया पृथ्वीराज विजय महाकाव्य शीर्षक ग्रंथ मिल गया। इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से शुद्ध है, जबकि पृथ्वीराज रासों का वर्णन इसके विपरीत है। इस हालत में रासों की प्रामाणिकता पर संदेह करते हुए प्रकाशन कार्य रोक दिया गया। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ऐतिहासिकता दृष्टि से रासों पर अनेक आक्षेप किए, जिनमें से प्रमुख है: रासों में चौहान वंश की उत्पत्ति, उनके कुल और वंश परंपरा का वर्णन अशुद्ध रूप में है। पृथ्वीराज के सगे संबंधियों का वर्णन इतिहास से मेल नहीं खाता। नंबर 3, गुजरात के राजा भीम ने पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का वध किया था, जो रासों में वर्णित है, लेकिन इतिहास के अनुसार ठीक उस समय भीमदेव बच्चा ही था। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु 30 वर्ष को उसके पहले ही हो गई थी, जबकि रासों में 11 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक की आयु तक पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है। इतिहास में इनके इतने विवाहों का कहीं उल्लेख नहीं है। नंबर 5, रासों में दिए गए सभी संवत अशुद्ध है। 6 नंबर, रासों के अनुसार पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य अपने नाना अनंगपाल के द्वारा प्राप्त हुआ, जबकि इतिहास के अनुसार बिसलदेव ने बहुत ही पहले दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया था। नंबर 7, रासों में दी हुई संयोगिता स्वयंवर की कथा का इतिहास में कोई संबंध नहीं। नंबर 8, साबुद्दीन गौरी की मृत्यु से संबंधित कथा पूर्णतः कल्पना प्रसूत है, क्योंकि गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों नहीं, गोरखों के द्वारा हुई थी। हिंदी के अनेक विद्वानों ने इन आक्षेपों का समाधान करते हुए रासों को प्रमाणिक सिद्ध करने की कोशिश की है। इनमें से मोहनलाल, विष्णुवल्लभ पांड्या, मुनि जिनविजय और डॉक्टर दशरथ शर्मा के नाम उल्लेख है। श्री पांड्या जी ने संवत संबंधी आक्षेप के समाधान में आनंद संवत की कल्पना की और माना रासों में विक्रम संवत की जगह जो आनंद संवत दिए गए हैं, वे करीब 90 वर्ष पीछे है। रासों की प्रामाणिकता के बारे में सर्वाधिक सराहनीय प्रयास डॉक्टर दशरथ शर्मा का है। उन्होंने लघुत्तम संस्करण को ही मूल रासों प्रमाणित किया है। श्री गौरी चंद हीराचंद ओझा के आक्षेप वृद्ध संस्करण पर ही लागू होते हैं। इस संस्करण में मिलने वाली अन्य ऐतिहासिक घटनाएं लघुत्तम संस्करण में नहीं है। कुछ घटनाएं जैसे संयोगिता स्वयंवर, अनंगपाल द्वारा पृथ्वीराज को दिल्ली का राज दिया जाना और गौरीवध वाली घटनाएं लघु संस्करण में भी मिलती है, किंतु उन्होंने उन्हें ऐतिहासिक प्रमाणित किया है। सुरजन चरित में पृथ्वीराज विजय में भी क्रमशः कांतिमती और तिलोत्तमा नामक राजकुमारियों का वर्णन मिलता है, जो संयोगिता के वर्णन से मिलता जुलता है। इस संदर्भ में डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध जब युक्तियां यथार्थभास मात्र है, उस कांति में सहयोगिता को हम पृथ्वीराज की प्रेयसी रानी ही माने तो दोष क्या है। गौरीवध वाली घटना का समर्थन भी सुरजन चरित ग्रंथ से होता है। साथ ही शर्मा ने यह सिद्ध किया है कि मूल रासों प्रबंध में ही लिखा गया था। उन्होंने लघु संस्करण के कुछ हिस्सों को किंचित परिवर्तन के साथ विशुद्ध अपभ्रंश में रूपांतरित करके दिखाया है। डॉक्टर शर्मा की खोज के बाद रासों को प्रामाणिकता का विवाद कुछ धूमिल हो गया था, किंतु कुछ वर्ष पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनः इस प्रश्न को उठाया। डॉक्टर द्विवेदी का कहना है, रासों की रचना सुख सुखी स्वाद के रूप में हुई थी, अतः उन्हीं सर्गों को प्रमाणिक माना जाना चाहिए जो सुख सुखी स्वाद से आरंभ होते हैं। इस आधार पर उन्होंने केवल 7 सर्गों को प्रमाणिक माना है। आरंभिक अंश इंछनी का विवाह, आरंभिक अंश 1, नंबर 2 इंछनी का विवाह, नंबर 3 सक्षिका का गंधर्व विवाह, नंबर 4 तोमर पहाड़ का साबुद्दीन गौरी को पकड़ना, नंबर 5 सहयोगिता का विवाह कै मास वध, नंबर 7 गौरीवध संबंधी इतिवृत्त है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने द्विवेदी जी के मतों की आलोचना करते हुए इससे असहमति जताई। उनका तर्क है कि प्रक्षेपकार ने भी सुख सुखी समाज में प्रक्षिप्त सर्गों की रचना नहीं की होगी। इसका क्या प्रमाण है? द्विवेदी जी द्वारा प्रमाणिक माने गए इस सर्गों में प्रक्षिप्त अंगों के होने की संभावना है। इस दिशा में एकमात्र ठोस प्रयत्न डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी ने अपने शोध प्रबंध में किया है, यह लिखते हुए कि भले ही कुछ अंगों में संपूर्ण रूप में रास उजाले सिद्ध हो, परंतु प्रकाशित रूप में यह जैसा जो कुछ है हमारे सामने है, उनकी साहित्यिकता का परख अक्षुण्ण रहेगी। पृथ्वीराज
रासों की मूल कथा। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म 1058 ईस्वी में हुआ। संवत 1065 में उनके नाना ने उन्हें गोद ले लिया। 1087 ईस्वी में पृथ्वीराज का नौज गए और 1094 में इनका गौरी से युद्ध हुआ। रासों के अनुसार सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। पृथ्वी